न्यूटन के पहले लॉ के हवाले से हमने बात की। अब हम बात करेंगे बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी, जिसका ताल्लुक न्यूटन के पहले लॉ से ही है। हम कनेक्ट करेंगे और वो प्रॉपर्टी जो इंटरनल प्रॉपर्टी कहलाती है बॉडी की, वो बेसिकली क्या है, वो है इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया। इनर्शिया से क्या मुराद होती है? इनर्शिया का मतलब होता है ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की, चाहे वो लिविंग बॉडी हो चाहे वो नॉन लिविंग बॉडी हो, किसी भी बॉडी की ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी कि जो अपने अंदर आने वाले चेंज को रेजिस्ट करे। आने वाले चेंज का क्या मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पर बॉडी हरकत की हालत में है और आप उसको फोर्स लगाकर रेस्ट में लाने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी क्या करेगा, हरकत से रेस्ट में आने को रेसिस्ट करेगा, अपोज करेगा। उसकी कोशिश होगी कि वो अपनी हरकत की हालत को मेंटेन रखे, जो कि न्यूटन के पहले लॉ में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है और आप उसको फोर्स लगाकर रेस्ट से हरकत में लाने की कोशिश करते हैं, तो अगेन वो बॉडी अपने अंदर आने वाले चेंज यानी रेस्ट से हरकत में आने को रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी। तो ये जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। डेफिनेशन में यहाँ लिखती है, द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। अपनी हालत को चेंज करने में जो रेजिस्टेंस पैदा करती है बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। स्टेट दो तरह की हमने डिस्कस की हैं पहले लॉ में, एक तो रेस्ट और दूसरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत यानी मोशन। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आखिर क्या मतलब है। बॉडी रेजिस्ट कर रही है, अपनी हालत में तब्दीली लाने को रेजिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तसव्वुर करें कि आप गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, एक बस के अंदर आप मौजूद हैं, तसव्वुर करें, और आप सीट के साथ टेक लगाकर बैठे हुए हैं। अगर आप सीट के साथ टेक लगाकर बैठे हुए हैं, तो उस बस के इंटरनल एनवायरनमेंट के लिहाज से आप कौन सी वाली हालत में हैं? डेफिनेटली आप रेस्ट में हैं, क्योंकि बस के इंटरनल एनवायरनमेंट के लिहाज से आप अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रहे हैं। अगर आप पोजीशन तब्दील नहीं कर रहे हैं तो आप रेस्ट की हालत में हुए। बस मूव कर रही है, बस के बाहर के एनवायरनमेंट के लिहाज से आप कौन सी वाली हालत में हैं? हरकत की हालत में हैं, क्योंकि अगर बस बाहर के लिहाज से मूव कर रही है तो बस के बाहर के एनवायरनमेंट के लिहाज से आप भी हरकत की हालत में होंगे। तो यहाँ पर दो तरह की कैफियत हो गई। इंटरनली आप रेस्ट में हैं, लेकिन बस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से आप कौन सी वाली हालत में हैं? हरकत की हालत में हैं। और याद रहे कि आप सीट के साथ टेक लगाकर बैठे हुए हैं। अचानक से होता यह है कि बस के सामने कोई गाड़ी आ जाती है और ड्राइवर ज़बरदस्त किस्म का ब्रेक लगा देता है। अब आप ये गौर करें कि आपकी हालत में किस तरह की तब्दीली आएगी, आपकी क्या कैफियत होगी। आप सीट के साथ टेक लाकर बैठे हुए थे, जैसे ही ब्रेक लगा आप थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे। बेंड होने का क्या मतलब है? बेंड होने का मतलब ये है कि आप आगे की तरफ हरकत करेंगे, झुकेंगे, और जैसे ही ड्राइवर ब्रेक रिलीज करेगा तो क्या आप झुके ही रह जाएंगे, बेंड हालत में ही रह जाएंगे? नहीं, आप अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे और सीट के साथ दोबारा से टेक लगाकर बैठ जाएंगे। तो आपने क्या किया? आपने अपनी इनिशियल स्टेट को मेंटेन रखा। आप इनिशियली सीट के साथ टेक लाकर बैठे हुए थे, रेस्ट में थे, ब्रेक लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगी, आपकी हालत तब्दील हुई। जैसे एक्सटर्नल फोर्स रिमूव हुई आपने अपनी स्टेट को मेंटेन कर लिया। तो यही प्रॉपर्टी आपकी क्या बन जाएगी? इनर्शिया, जिसको हम कहते हैं जमूद, उर्दू में कहा जाता है जमूद। एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। रेस्ट से हरकत में आए और फिर रेस्ट को किस तरह मेंटेन किया, वो बात तो उम्मीदें समझ आ गई होगी। अब एक और एग्जाम्पल से हरकत के लिहाज से हम बात करते हैं। अगेन आप कंसीडर करें कि आप बस के अंदर मौजूद हैं, बस हरकत कर रही है, तो आप बस के इंटरनल एनवायरनमेंट के लिहाज से कौन सी वाली हालत में हैं? आप रेस्ट की हालत में हैं। लेकिन बस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से आप कौन सी वाली हालत में हैं? आप हरकत की हालत में हैं। आपको बस से उतरना है, आपका स्टॉप करीब आ रहा है, आप गेट पर आ गए, गेट पर आए, आपने दरवाजे को हिट किया,
ताकि ड्राइवर को पता चल जाए कि आपका स्टॉप आ रहा है, ड्राइवर गाड़ी को स्लो कर दिया, आप उतरना चाह रहे हैं। आप अंदर से बाहर आ रहे हैं, अंदर से बाहर आने का मतलब आप रेस्ट वाली हालत से हरकत वाली हालत की तरफ आ रहे हैं, उतरना चाह रहे हैं। आपने दरवाजे को हिट किया, बस स्लो हो गई, लेकिन बस मुकम्मल तौर पर रुकी नहीं है, आप चलती हुई बस से उतर जाते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आप उतरते ही रुक जाएंगे? अगर आप उतरते ही रुक जाएंगे तो आपने देखा होगा जो लोग ऐसा करते हैं वो गिर जाते हैं अनबैलेंस होकर, और उसमें खुदा ना खास्ता जान भी जा सकती है। तो जो शख्स उतरता है, चूँकि वो रेस्ट से हरकत में आ रहा होता है, तो हरकत में आने के बाद, यानी हरकत वाली हालत में आने के बाद अपनी हरकत की हालत को मेंटेन रखने के लिए वो क्या करता है? 2, 4, 5, 6 कदम बस की डायरेक्शन में या तो चलता है या फिर दौड़ता है, ताकि रेस्ट से जब वो हरकत वाली हालत में आता है तो उसको मेंटेन रख सके, फ़ौरन रेस्ट में रहकर गिर ना जाए। तो अगेन उस शख्स ने क्या किया? अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी की बुनियाद पर जो चेंज आ रहा था उसको रेजिस्ट करने की कोशिश की। बाहर के लिहाज से हरकत की हालत थी, तो हरकत की हालत को मेंटेन रखने की कोशिश की। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा? इनर्शिया कहा जाएगा। तो न्यूटन का पहला लॉ यही कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो उस वक्त तक रेस्ट में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स असरअंदाज ना हो। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट हरकत की हालत में है तो उस वक्त तक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स असरअंदाज ना हो, मतलब बॉडी अपनी हरकत या रेस्ट की हालत को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, जो बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? इनर्शिया। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन का पहला लॉ दर हकीकत इनर्शियल लॉ भी होता है, यानी इसको हम इनर्शियल लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स समझ आ गई होगी कि फोर्स की क्या कैफियत हो सकती है और वो किस तरह से असरअंदाज हो रही होती है। अब हम बात करेंगे फोर्स की क्वांटिटेटिव नेचर, यानी मिकदारी हालत क्या होती है, मिकदारी सूरत क्या हो सकती है, हम क्वांटिटेटिवली किस तरह से फोर्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो इस हवाले से न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ पेश किया था, अब हम उसी को डिस्कस करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये है कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में उस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई। ठीक है ना? फिर रिकॉल कीजिए वही लॉ जो छोटी क्लास से पढ़कर आए हैं। अगर आप किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस अनबैलेंस्ड फोर्स के नतीजे में बॉडी में क्या चेंज आएगा? बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स असरअंदाज हुई। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक बॉडी है और मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, ये इस वक्त आपको रेस्ट में नज़र आ रही है, इस वक्त इसके ऊपर फोर्सेस असरअंदाज हो रही हैं, लेकिन वो फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं? वो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक। एक इस मार्कर के ऊपर जो फोर्स असरअंदाज हो रही है वो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मेरे हाथ ने इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो ये फोर्स बेसिकली क्या कर रही है? कैंसिल, तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ में जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। मैं जब इस मार्कर के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं तो इस मार्कर में क्या पैदा हो जाएगा? एक्सीलरेशन। रिकॉल कीजिए लास्ट टाइम हमने समझा था क्या होता है एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी जिस्म की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर तब्दील हो रही हो तो उसको हमने क्या कहा था? एक्सीलरेशन। इस वक्त मार्कर रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। मैंने फोर्स लगाया और मैं फोर्स लगा रहा हूं आप लोगों के लिहाज से राइट डायरेक्शन में। तो जरा देखिए मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन में, मार्कर ने मूव करना शुरू कर दिया, मींस मार्कर की वेलोसिटी बढ़ गई, चेंज आ गया वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके अंदर मैंने क्या पैदा कर दिया? इसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया ड्यू टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ ये एक्सीलरेशन? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी। आप लोगों के लिहाज से राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, मैं पुश कर रहा हूं तो मार्कर भी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मैं आप लोगों के लिहाज से लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, यानी अपनी तरफ फोर्स लगाऊंगा, तो देखिए मार्कर मेरी तरफ ही मूव कर रहा है।
तो यही बात न्यूटन ने बताई कि जब किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स असरअंदाज हो रही हो तो उसमें क्या पैदा हो जाता है, एक्सीलरेशन, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई। सवाल ये पैदा होता है कि जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ ये कितनी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो न्यूटन के मुताबिक ये डिपेंड करता है बुनियादी तौर पर दो चीज़ों पर। नंबर वन, आपने कितनी ज़्यादा फोर्स लगाई। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ज़्यादा एक्शन प्रोड्यूस करने का सबब बन जाएगा, और अगर आप कम फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा, यानी कि एक्सीलरेशन और फोर्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। कैसे, देखते हैं दोबारा। मैं फोर्स लगा रहा हूं आप लोगों के लिहाज से राइट डायरेक्शन में, और फोर्स में लगा रहा हूं मैग्नीट्यूड के लिहाज से ज़्यादा। देखिए ज़्यादा फोर्स लगाई, ज़्यादा एक्शन प्रोड्यूस हो गया। अब मैं दोबारा फोर्स लगा रहा हूं, अब जो फोर्स लगाऊंगा मैं वो कम होगी, तो देखिए एक्सीलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। ये देखिए, ये मैं कम फोर्स लगा रहा हूं, कम एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो फोर्स बढ़ाता हूं, एक्सीलरेशन बढ़ जाता है, फोर्स कम करता हूं, एक्सीलरेशन कम हो जाता है। तो पता क्या चला कि जो एक्सीलरेशन है ये बेसिकली डायरेक्टली यानी सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, तो यहां मैंने एक्सीलरेशन और फोर्स का एक मैथमेटिकल रिलेशन लिख दिया है, और वो रिलेशन हमें ये बता रहा है कि जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी दोनों में डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा रिलेशन है। तो सीधा सीधा लिख दिया, एक ही लाइन में इक्वेशन को लिख दिया। इसी को दूसरे अंदाज में समझते हैं। फर्ज कीजिए हमारे सामने दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, एक लाइटर और एक हैवियर। एक साइकिल को एज्यूम कीजिए, आपके सामने साइकिल मौजूद है। मैं आपसे कहता हूं कि पुश करें और साइकिल के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दें, उसको हरकत में लाए रेस्ट से। आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, उसको आप हरकत में ले आए। लेकिन आपके सामने एक कार भी मौजूद है, और मैं आपसे कहता हूं कि कार को हरकत में लाएं फोर्स लगाकर। तो आप कार को फोर्स लगाकर हरकत में शायद ले आए, लेकिन क्या कार उतनी ही ज़्यादा हरकत करेगी? कार का एक्सीलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा जितना साइकिल का था? आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो आखिर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है? अब आपके सामने एक बात आएगी कि साइकिल में इसलिए एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया क्योंकि साइकिल कार के मुकाबले में हल्की थी, यानी उसका मास कम था, और कार में कम एक्सीलरेशन इसलिए प्रोड्यूस हुआ क्योंकि कार साइकिल के मुकाबले में भारी थी, यानी उसका मास ज़्यादा था। तो पता चला कि एक्सीलरेशन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्शन कम हो जाएगा, अगर मास कम होगा तो एक्शन बढ़ जाएगा, यानी काम क्या हो रहा है, उल्टा। मास कम, एक्सीलरेशन ज़्यादा, मास ज़्यादा, एक्सीलरेशन कम, उल्टा काम हो रहा है, इनवर्स हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स, उल्टा। तो उल्टा का मतलब क्या हो गया कि हमने इसको लाइन में ऑपोजिट लिखा, ए को ऊपर लिखा तो मास को नीचे लिखा, क्योंकि दोनों में उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्शन और मास एक दूसरे के। इस तरह ये बन गई एक और इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। तो इक्वेशन नंबर 1 यहां पर हमें एक्सीलरेशन और फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 को देखिए तो ये एक्सीलरेशन और मास के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर सेम फिजिकल क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड पर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हम चाहते ये हैं कि हम कोई ऐसी इक्वेशन बना लें जिसमें इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को एक ही इक्वेशन की सूरत में एक्सप्रेस कर सकें। यहाँ अलग अलग इक्वेशंस नजर आ रही हैं, तो हम अपनी आसानी के लिए चाहते ये हैं कि एक ऐसी इक्वेशन बन जाए जिसमें ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज एक ही इक्वेशन के अंदर हमें नजर आए। तो हम करेंगे क्या, हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे। जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो सूरत हाल क्या हो जाती है, अब जरा गौर कीजिए। जो चीज़ मोर देन 1 टाइम लिखी हुई होती है, कंबाइन करने के बाद उसको कितनी दफ़ा लिखा जाता है, 1 दफ़ा लिख लिया जाता है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पर 2 दफ़ा लिखा हुआ है, जब मैं कंबाइन करूँगा तो कितनी दफ़ा लिख सकता हूँ अपने एक्सीलरेशन को, 1 दफ़ा लिख सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह प्रोपोर्शनैलिटी का साइन देखिए, तो ये भी मोर देन 1 टाइम यहाँ पर यूज़ हो रहा है। जब मैं कंबाइन करूँगा तो कितनी दफ़ा लिख सकता हूँ, 1 दफ़ा लिख सकता हूँ। और फिर आगे चलें तो f यहाँ पर मौजूद है, इसके डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, जबकि नीचे वाली इक्वेशन में देखें तो ऊपर 1 है, डिनोमिनेटर में मास है।
जब कंबाइन करेंगे तो F 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा F, और नीचे क्या बचेगा फिर M। अब यहां पर तीनों फिजिकल क्वांटिटीज एक ही एक्सप्रेशन, एक ही इक्वेशन की सूरत में आपने जाहिर कर दी है। मैं यहां पर इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है प्रोपोर्शनलिटी की सूरत में उसको रिमूव कर रहा हूं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा। जो कांस्टेंट अप्लाई करते हैं आमतौर पर हम उसको K से डिनोट कर देते हैं और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देखी गई है कि 1 के बराबर होती है। अगर मैं K की जगह पर 1 पुट कर देता हूं और M को दूसरी तरफ लेकर आता हूं तो सूरत हाल एट द एंड क्या बन जाएगी, इक्वेशन के दूसरी तरफ F रह जाएगा। F को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू K की 1 के बराबर यहाँ पर, तो F को 1 से मल्टीप्लाई किया। F राइट हैंड साइड पर जब M और A मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड पर हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये आ गया न्यूटन का सेकंड लॉ मैथमेटिकल फॉर्म में, जो कि बेसिकली फोर्स की क्वांटिटेटिव नेचर यानी मिकदारी सूरत हाल को जाहिर कर रहा है। और ये इक्वेशन हम चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं डायमेंशन मालूम करने के लिए। तो यहाँ तक आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स को देखें, डिस्कस करेंगे उसको हम मज़ीद तफसील से। कोई क्वेश्चन हो तो वो नोट करें ताकि फिर हम उसको असाइनमेंट की सूरत में या वैसे ही डिस्कस कर सकें। थैंक यू।